Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra online learning platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about the President of India. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी ऑफ द कंट्री। के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कंट्री के जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that there should be a president of India. आर्टिकल 52 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट भी होने चाहिए। आर्टिकल 53 says that all the executive powers of union shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him. आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा, और ये एक्सरसाइज किया जाना डायरेक्टली भी हो सकता है और ऑफिसर के द्वारा भी हो सकता है, जो ऑफिसर सबॉर्डिनेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नाउ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइज, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी के साथ साथ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर दिया जाएगा, आप जाएँ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टाइटल को मेंशन करने का वाहिद पर्पज़ ये है कि मुझे ये बतलाना है कि कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है और कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट के बारे में हमें बतलाता है। तो आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी कि अब यहाँ से डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट। आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो बंदा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न हो, एंड सेकेंड वन इज़ हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो 35 ईयर्स ऑफ द एज को कंप्लीट किया हुआ हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो लोकसभा के मेंबर के तौर पर इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो। And the last point is not hold any office of profit under the union or any state government or any local or other authority। कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किए हुए हो, चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन के अंडर आता हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो, लोकल या अदर अथॉरिटी के अंडर आता हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किए हुए हो। Term of office. Article 56 of the Indian Constitution says that the President shall hold office for a term of 5 years from the date he takes up his post. Article 56 of the Indian Constitution कहता है कि President of India 5 साल के टर्म के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, और ये 5 साल का जो टेन्यर है ये उस वक्त से, उस टाइम से काउंट किया जाएगा जब वो अपने ऑफिस को टेकअप किए हों। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपने ऑफिस को टेकअप किए जाने के डेट से 5 साल के टेन्यर के लिए वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। ही मे रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस को रिज़ाइन देना चाहते हैं, इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें
एक रिटेन रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना होगा, बट ही विल कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस इन स्पाइट ऑफ टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स अप हिज ऑफिस। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस को होल्ड किए हुए होंगे, अगरचे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, और ये ऑफिस को उस वक्त तक होल्ड किए हुए होंगे जब तक कि उनका जो सक्सेसर है अपने ऑफिस को टेकअप ना कर ला, कि अपने ऑफिस को टेकअप ना कर ले, उस वक्त तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस को होल्ड किए हुए होंगे। एंड बिफोर हिज ऑफिस गेट्स वेकेटेड एन इलेक्शन शुड बी हेल्ड फॉर द सेम। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वैकेंसी ऑफिस को खाली किए जाने से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। नाउ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, और इस टाइटल को यहाँ पर मेंशन करने का वाहिद पर्पस मुझे आर्टिकल बतलाना है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। So Article 61 provide for the manner in which he can be impeached on the violation of the Constitution। Article 61 ये उन मैनर को प्रोवाइड करता है कि जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, और इसका ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, उल्लंघन। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज हिज सब्सटीट्यूट इन केस his office falls vacant on the ground of his death, resignation or impeachment or otherwise। कि वाइस प्रेसिडेंट एज अ सब्सटीट्यूट एक्ट करेंगे कब? जब ऑफिस खाली हो जाता है, और ऑफिस उस वक्त खाली होता है जब या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेथ हो जाए, या वो अपना रिज़ाइन दे दे, या उनको इम्पीच कर दिया जाए, या इसके अलावा और भी कोई सिचुएशन हो, तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट एज अ सब्सटीट्यूट एक्ट करेंगे। सच अ वैकेंसी शुड बी फिल्ड बाय एन इलेक्शन नेसेसरली टेकिंग प्लेस विद इन 6 months ऑफ हिज ऑफिस फॉलिंग वैकेंट। इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की वैकेंसी को फिल कर दिया जाना चाहिए ऑफिस के खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स। ये सारे के सारे पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटिव पावर। All the executive powers of the Union shall be vested in him. These powers should be exercised by him in accordance with the Constitution of India। कि यूनियन के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं, और इन पावर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग्स। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। ही ऑल्सो अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, स्टेट के हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करना भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। बिसाइड्स अपॉइंटिंग, और इन अपॉइंटमेंट के अलावा भी दी अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो केग हैं, और इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अमॉन्ग अदर क्रिटिकल पावर्स ही इंजॉयज द पार्डनिंग पावर वेयर बाय ही कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू अ कन्विक्ट। और अदर क्रिटिकल पावर में से ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डनिंग पावर को भी इंजॉय करते हैं, जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं,
और ये पार्डनिंग पावर एक कन्विक्ट के लिए अवार्ड समझा जाता है। लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड एंड अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और पार्लियामेंट के सेशन को एंड भी कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो एड्रेसेस द पार्लियामेंट इन इट्स फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो हर साल के पहले सेशन में पार्लियामेंट को एड्रेस भी कर सकते हैं। ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। इसी के साथ साथ राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। दीज मेंबर्स मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। और ये जो 12 के 12 मेंबर को राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, इन मेंबर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं और वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जिनके पेरेंट में से एक ब्रिटेन के हों, एक इंडिया के हों। When a bill is passed by the parliament, जब किसी बिल को पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है, the president can give or withhold his assent to it। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, या तो वो अपने असेंट को दे भी सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को दोबारा पार्लियामेंट में रिटर्न भी कर सकते हैं until unless it is a money bill or a constitutional amendment bill। इन 2 बिल के अलावा अगर मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। नाउ इमरजेंसी पावर। ही कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो नेशनल, स्टेट, इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन इन द कंट्री। नेशनल इमरजेंसी को उस वक्त डिक्लेयर किया जाता है जब वॉर जैसा सिचुएशन हो, वॉर टेक प्लेस होता है, या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन। अगर कंट्री में आर्म्ड रेबिलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन या वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो इन सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस कैन बी डन ऑन द रिटेन रिक्वेस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर के रिक्वेस्ट, रिटेन रिक्वेस्ट पर ही कर सकते हैं। जब तक कैबिनेट मिनिस्टर रिटेन रिक्वेस्ट ना दे तब तक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर के रिटेन रिक्वेस्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल का होना ज़रूरी है। जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिटेन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, तब जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी को लगा सकता है। स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट इफ़ इट फेल्स टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी की भी पावर है और ये उस वक्त इम्पोज किया जा सकता है अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली रन ना कर रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस कंसर्न्ड स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकता है। Financial emergency can be proclaimed if there is a likelihood of the financial instability in the country। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनेंशियल पावर भी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी पावर है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी उस वक्त इम्पोज किया जाता है जब किसी कंट्री में
फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं। नाउ फाइनेंशियल पावर्स। Only when the president recommends can a money bill be introduced in the parliament। फाइनेंशियल पावर्स ये है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड ना कर दे तब तक मनी बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर ही मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ही लेज द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पार्लियामेंट के सामने यूनियन बजट को पेश करते हैं। एंड मेक्स एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड, इसी के साथ साथ जो कॉन्टिजेंसी फंड का एडवांसमेंट है उसको भी मेकआउट करते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर्स, कि प्रेसिडेंट को डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और जुडिशियल पावर्स भी दिए गए हैं। Now he appoints ambassadors and high commissioners to other countries। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो अदर कंट्रीज़ के हाई कमिश्नर, इसी के साथ साथ एम्बेसडर को भी अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर साइन ऑन हिज बिहाफ, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ साइन किए जाते हैं। अंडर मिलिट्री पावर्स ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। मिलिट्री पावर की बात करें तो मिलिट्री पावर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉर को भी डिक्लेयर कर सकता है और पीस को भी कंक्लूड कर सकते हैं। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ और आर्मी के चीफ को भी अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिसमिस जजेस if 2/3 majority of the members present of the two house of the parliament pass the resolution to that effect। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को भी डिसमिस कर सकते हैं। कब? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में प्रेजेंट मेंबर के 2/3 मेजोरिटी को पास कर दिया जाए तब जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को भी डिसमिस कर सकते हैं। नाउ द सैलरी एंड रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेजिडेंस और सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट आर फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सैलरी और अलाउंसेस होते हैं इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया जाता है, तय किया जाता है। द करंट सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ₹1,50,000 पर मंथ। करंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सैलरी है पर मंथ 1,50,000 है। हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इज़ राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेजिडेंस होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएट है। नाउ करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि करंट में इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज़ रामनाथ कोविंद इज़ द करंट एंड 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद ये इंडिया के करंट में प्रेसिडेंट हैं और ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। रामनाथ कोविंद assumed office on 25 July 2017 after winning the 2017 presidential election। और रामनाथ कोविंद 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतने के बाद 25 जुलाई 2017 में ऑफिस को एज्यूम किया था। ही इज़ द सेकेंड दलित टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रामनाथ कोविंद ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। सो गाइस, ये हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ में एक शॉर्ट हिस्ट्री को देखा, और इसी के साथ साथ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के वीडियोस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं उन 2 वीडियोस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाएँ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।